नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो होगा ये घटना चक्र का महासंग्राम चल रहा है और इस घटना चक्र में आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान का दूसरा पार्ट, यानी कि आज हम लोग चर्चा करेंगे जैव विकास का। दोस्तों, एक बात तो सच है कि बायोलॉजी जितना जटिल है उतना ही दिमाग में कम जाता है, लेकिन अफसोस है आयोग यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ऐसे कंडीशन में एक सीरीज आपके सामने लेके आया हूं घटना चक्र का। अगर बेहतरीन तरीके से जितना ज्यादा से ज्यादा बार हो सके आप रिकॉल कर लीजिएगा तो बायोलॉजी जो है आपके लिए बच्चों के जैसा है। सच्ची बता रहा हूं, फिर आपको कहीं भी कुछ भी किसी से भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इसको ध्यान से आप पढ़ लिए तो इतना ही सफिशियंट है। क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, हर बार घूम रहा है, इस बार भी घूमेगा और आगे आने वाले समय में भी इसी के अंदर क्वेश्चन घूमने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दूं कि जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा उसके बाद आप किसी न किसी संस्था की ओर भागिएगा तो आपके लिए एक बेहतरीन संस्था है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस। आप वहां ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन एक बार हमारी प्रोसेस को देखें। हम आपके पैसों से ज्यादा परवाह आपकी सपनों की करते हैं। हम बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से बच्चों को पढ़ाते हैं और अच्छे तरीके से सिखाने की ज्यादा हमारी कोशिश होती है। डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, चाहे वो प्रीलिम्स का क्लास हो या फिर मेंस का क्लास हो। डेली क्लासेस है, पर डे टेस्ट है, वीकली टेस्ट है और सबसे बड़ी बात है कि पूरे पटना में सबसे कम फीस में इकलौता एक ही संस्था है श्योर सक्सेस, जहां पे कोशिश की जाती है कि हर चाहे गरीब हो, अमीर हो या किसी भी तबके का स्टूडेंट हो वो वहां पे पढ़ सके। इसके लिए अगर और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो नीचे का जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9334710148 पे कभी भी किसी भी टाइम में आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन जो है स्टार्ट हम लोग करेंगे जैव विकास। इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं और आज ही पढ़ेंगे, आज ही समझेंगे। उसके बाद आज के बाद पूरी जिंदगी भर कभी नहीं पढ़ेंगे। इसका ख्याल रख के ही आपको मेरी लेक्चर सुनना है। चलिए, पिछले क्लास में जब हम आपको बता रहे थे जीव विज्ञान की जो ब्रांचें थी, शाखाएं थी, वो सारी चीजें बता रहा था, तो वहां पे जो है उसके टॉपिक के बारे में चर्चा नहीं किया था क्योंकि जरूरत नहीं थी। इसीलिए हमने उसकी चर्चा ही करना अच्छा नहीं समझा। मैंने सिंपल उसको उपशाखाएं जो भी थी वो सारी की सारी बताते हुए आगे निकल गया। लेकिन जैव विकास में आपको बेहतरीन तरीके से थोड़ा सा नोट की तरह जो है आपको बता देते हैं। उसके बाद इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो है इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है और जो प्रीवियस ईयर चाहे आईएएस हो या किसी भी स्टेट का पीसीएस हो वहीं पे ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जैव विकास। जैव विकास का मतलब समझ में आ रहा होगा, जीवन की उत्पत्ति, उसी के बारे में चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानतः 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई। इसको भी ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आप देखिएगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी। 4.6, 4.3, 4.2, 4.1 ऑप्शन दे देगा और आपको इतना आसान क्वेश्चन जो है आपके आंखों से निकल जाएगा और कहीं ना कहीं गलत करके चले आइएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा, पढ़ने वक्त हर बार हर लेक्चर में मैं बोलता हूं कि कट ऑफ 97 गया है और अगर आपका 96 आ रहा है तो आप जो है कंपटीशन से बाहर निकल गए हैं। याद रखिएगा, एक एक नंबर की वैल्यू होती है और सबसे ज्यादा वैल्यू उस इंसान से जाके पूछो जो अपनी जिंदगी का लास्ट अटेम्प्ट दे रहा है। इसके बाद वो इस जन्म में कभी एसडीएम आईएएस बनेगा ही नहीं। उससे जाके पूछो कि एक एक नंबर की क्या वैल्यू होती है। हो सकता है आपको नहीं है, आपको भी वही चैलेंज के साथ में पढ़ाई करना है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानतः 4.6 अरब वर्ष हुई है। कालांतर में इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में कई वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न सिद्धांत परिकल्पना प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति है और सबसे आधुनिक है। इससे संबंधित विस्तृत और सर्वमान्य परिकल्पना रूसी जीव रसायन शास्त्री एआई ओरेपन ने भौतिकवाद या कहे तो पदार्थवाद के नाम से प्रस्तुत की है। देखिए, कहने का सीधा सा मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पहले हुई थी। उस समय हम लोग आए भी नहीं थे और जाहिर सी बात है अब उसकी उत्पत्ति को जानना जरूरी है कि आखिर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कैसे है, इसके पीछे कौन सा कारण है। तो हर तरीके से जितने भी वैज्ञानिक हैं अपने अपने तरीके से अपने साइंटिफिक का यूज करके उसको देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसकी उत्पत्ति हुई कैसे है, कब हुई है। तो एक अनुमानता लगाने पे हर लोग अपने अपने तरीके से इसकी क्या है अनुमानता लगाता है, जिसमें सबसे पहली परिकल्पना जो है और आधुनिक है, रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति हुई है, जो कि सबसे आधुनिक है। उसके बाद जो है रूसी जीव
रसायन शास्त्री एआई ओरेपन ने भौतिकवाद और पदार्थवाद यानी कि मेटेरियलिस्टिक थ्योरी के नाम से प्रस्तुत की है, जो उनकी पुस्तक जीवन की उत्पत्ति, ध्यान रखिएगा जीवन की उत्पत्ति किनकी है, तो रूस के रसायन शास्त्री एआई ओरेपन का है जीवन की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ में छपी है। इसके प्रमुख और निम्नलिखित है जीवन अर्थात प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर में जल के न्यूरोप्रोटीन्स के यानी कि वायरस जैसे कणों के रूप में हुई है, जो परपोषी एवं अवायवी थे और 3.8 अरब वर्ष पूर्व कलायुक्त प्रोकैरियोटिक कोशिका रूपी आदि जीव बने थे। अब देखिए यहां पे समझिए बात को, जीवन की उत्पत्ति हो गई है, भौतिकवाद और पदार्थवाद, कहे तो भौतिकवाद कहिए या फिर पदार्थवाद कहिए, मेटेरियलिस्ट ऑफ थ्योरी के नाम से प्रस्तुत है। अब इनकी जो पुस्तक थी जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया गया, उसमें लिखा गया है कि जीवन की उत्पत्ति जो हुई थी वो करीब करीब जो है 4 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, जो कि आदि सागर के जल में, ध्यान रखिएगा आदि सागर के जल में न्यूक्लियोप्रोटीन्स के, जो कि एक वायरस था, वायरस का नाम था न्यूक्लियोप्रोटीन्स, आगे इसकी चर्चा होगी, बस यहां ध्यान से सुनिए ताकि जब क्वेश्चन आपको दे तो वहां जवाब फटाक से मार सकें। ध्यान रखिएगा जल में जो है न्यूक्लियोप्रोटीन्स के वायरस थे, उसके कण से हुई है, जो कि परपोषी एवं अवायवी थे और 3.8 अरब वर्ष पूर्व कलायुक्त में प्रोकैरियोटिक कोशिका रूपी आदि जीव, यही आगे चल के जीव के रूप में कन्वर्ट होते हैं। कौन, तो यही वायरस जिसका नाम है न्यूक्लियोप्रोटीन्स। आगे चलते हैं, जिसमें पहले परपोषी और बाद में स्वपोषी का प्रारंभ होता है। स्वपोषी आदि जीव के वर्तमान में नीले हरे शैवाल जैसे थे, मतलब जो स्वपोषी थे वो नीले हरे शैवाल जैसे थे। लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व यूकेरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई थी। 2 अरब वर्ष पूर्व ही उसकी उत्पत्ति हुई थी, किसकी, तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें वर्तमान में जीवन जगत में सारे जीव जीवाणुओं के अलावा बने हुए, जितने भी वर्तमान में जो भी जीव जगत में जीव जंतु हैं, सारे के सारे जो है इसी जीव जगत से बने हुए हैं। अब आगे, जैव विकास के मौलिक परिकल्पनाएं एवं सिद्धांत, इसके क्या है, इसको समझिए। जैव विकास की मौलिक परिकल्पनाएं हैं वर्तमान यानी कि परिवर्तन के साथ में अवतरण, मतलब क्या है, जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है उसी तरीके से क्या होगा, आपका अवतरण भी होगा। डिसेंट विथ चेंज ऑफ मॉडिफिकेशन, अर्थात कि निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तन के द्वारा अधिक विकसित और जटिल जीवों की उत्पत्ति ही जैव विकास कहलाता है। मतलब क्या, निम्न कोटि से अधिक विकसित और जटिल जीवों की उत्पत्ति जब होती है तो उसी को कहते हैं जैव विकास। लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी ब्रिज आदि जैसे वैज्ञानिक ने ठोस प्रमाण के आधार पर जैव विकास की विस्तृत व्याख्याएं प्रस्तुत करके अपने सिद्धांत दिए हैं। कौन कौन, तो ध्यान रखिएगा, लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी ब्रिज, ये सारे वैज्ञानिक जो थे वो जैव विकास की विस्तृत व्याख्याएं प्रस्तुत किए हैं और इनको सिद्धांत दिए हैं। सबसे पहले लेमार्कवाद, ये क्या कहें, जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्क संगत सिद्धांत जो दिए थे वो फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डे लेमार्क बस ध्यान रखना है, लेमार्क ने प्रस्तुत किया था। सबसे पहले जो है जैव विकास की परिकल्पना जो किया था वो किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा लेमार्क ने प्रस्तुत किया था, जो 1809 में उनकी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक, ध्यान रखिएगा फिलोसफी जूलॉजिक, इसको थोड़ा सा नाम ये ध्यान रखिएगा, नाम में छपा गया था। इस लेमार्क के सिद्धांत या फिर कहें तो लेमार्कवाद, जो लेमार्क का सिद्धांत था कहिए या फिर लेमार्कवाद इसे कहते हैं, यह निम्नलिखित मूल के धारणाओं पर आधारित है। बड़े होने की प्रवृत्ति, वातावरण पर सीधा प्रभाव, अंगों के उपयोग या फिर अनुपयोग का प्रभाव और उपार्जित लक्षणों की वंशागति और लेमार्क के द्वारा अपार्जित लक्षणों में वंशागति। कहने का मतलब क्या है, लेमार्क के द्वारा ही आपका बड़े होने की प्रवृत्ति हुई है, उसी के द्वारा वातावरण में सीधे प्रभाव होता है, अंगों का उपयोग करिए या फिर कहिए अनुप्रयोग का प्रभाव जो होता है, उपमार्जित लक्षणों का वंशागत होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसका सिद्धांत भी कहते हैं अंगों के उपयोग के द्वारा
अनुपयोग की धारणा के अनुसार अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग जो होते हैं सुदृढ़ और सुविकसित हो जाते हैं, अर्थात वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वो निष्क्रिय और धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं। उदाहरण, जिराफ की गर्दन लंबा होना और सांपों के टांगों का अभाव होना। कहने का मतलब क्या कि जैसे जैसे जिस अंगों का आपका ज्यादा प्रयोग करते हैं वो अंग क्या होता है, ज्यादा विकसित होता है, ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा कारगर होता है। लेकिन जिस अंगों को आप कम यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे वो निष्क्रिय होना शुरू हो जाता है। और इसका उदाहरण देने के लिए बताया गया है कि जिराफ का गर्दन जितना अधिक लंबा होता है उतना ही सांप के टांगों का अभाव हो जाता है, मतलब सांप के पैरों का अभाव हो जाता है। आइए डायग्राम से देखते हैं। डायग्राम देखिए, ऊंचे वृक्ष की पत्तियों खाने के लिए अगली टांग और गर्दन का अधिक उपयोग होने से इन अंगों में अधिक लंबाई होती है। देखिए, जिस तरीके से जिस पार्ट, शरीर का जो पार्ट सबसे ज्यादा काम करेगा वही पार्ट जो है सबसे ज्यादा कारगर होगा, उसी में आपको विकास देखने के लिए मिलेगा, उसी में आपको परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। और उसी तरीके से दूसरा देखिए, घास के उपलब्धता से अगली टांग और गर्दन को कम उपयोग करने के कारण इन अंगों की लंबाई। उसके बाद देखिए, जहां पे घास आसानी से नीचे की ओर मिलता है तो उस हिसाब से क्या होगा, इनकी लंबाई क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा, क्योंकि सब कुछ आसानी से मिलेगी तो उसमें परिवर्तन आपको मिलेगा ही नहीं। तो इसी चीज के बारे में ये डायग्राम में बताया गया है। और ये जो चित्र है लेमार्कवाद के अनुसार अंगों के उपयोग या फिर अनुपयोग के प्रभाव के विकसित किया है कि किस तरीके से हम अंगों का प्रभाव करते हैं तो क्या परिवर्तन होता है, या फिर अगर उसका यूज या प्रभाव अनुप्रयोग करते हैं तब फिर कैसा परिवर्तन होता है, दोनों के बारे में इसमें बताया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं डार्विनवाद। लेमार्कवाद तो समझ में आ गया ना, अब तो कभी भूलिएगा नहीं ना, और क्वेश्चन जब देखेंगे ना तो वहां और डिटेल से चर्चा करेंगे, घबराने की नहीं है, बस पेशेंस रखने का है। एक बार तो सुन लिए ना, अब क्वेश्चन आएगा जैसे ही लेमार्कवाद का तो अच्छे तरीके से फिर से हम आपको बताएंगे, बस कंटिन्यू रहिए। नेक्स्ट जो है वो है डार्विनवाद। चार्ल्स डार्विन ने इंग्लैंड के जैव विकासविद थे और इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विन या फिर कहे तो प्राकृतिक करणवाद यानी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या इन पुस्तक यानी कि प्राकृतिक चुनाव के द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में छपी थी, चार्ल्स डार्विन की डार्विनवाद सिद्धांत। और यह सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। अब इनका क्या सिद्धांत था वो थोड़ा सा देख लीजिए। जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति यानी कि ओवर प्रोटेक्शन की क्षमता होती है। जीवन संघर्ष यानी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और विभिन्नता और इसकी वंशागति। और नेक्स्ट जो है योग्यता की अतिजीविता या कहें तो प्रकृति का चयन। अब देखिए यहां के शब्दों का सब कुछ समझ में आ गया। जीवों के प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता मतलब क्या है, आप एक बार में चाहे तो एक पुत्र भी पैदा कर सकते हैं और चाहे तो एक क्रिकेट प्लेयर भी खड़ा कर सकते हैं, यह आपके ऊपर है। नेक्स्ट जो है जीवन का संघर्ष होता है। जीवन जितना दिन होता है वो कहीं ना कहीं संघर्ष के साथ ही आपको जीना पड़ता है। मतलब क्या, हर चीज के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, इवन जिंदगी को जीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। इनका ये थ्योरी है, बस इसको समझ लीजिए। विभिन्नताओं और इसकी वंशागति मतलब क्या है, इसमें क्या है वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। पता चलेगा हम क्या है, अब हम राजपाल जैसे हैं, हमारी पत्नी जो है कैटरीना कैफ जैसी है। अब इसमें पॉसिबल ये हो जाता है कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो कैसा आएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है ऋतिक रोशन भी आ जाए और हो सकता है कोई, अब समझ ही रहे हैं, आगे बोलने की जरूरत ही नहीं है, कोई और काले वाले भी आ जाए। अब क्या आएगा वो कहना, मतलब क्या, कुछ ना कुछ विभिन्नता जरूर आएगी, एक जैसा तो किसी भी हालत में नहीं रहने वाला। तो ये चीज बताया गया है। और योग्यता की अतिजीविता या कहें तो प्रकृति का चयन। योग्यतम अतिजीविता होती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब क्या है, किस तरीके से सर्वाइवल कर सकते हैं उसके बारे में प्रकृति का चयन जो है ये किया गया है। तो इनका यही जो था, और इसमें हम लोग समझे कि डार्विनवाद क्या था। नेक्स्ट जो है बस थोड़ा सा समझने के लिए और ज्यादा इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। और अगर जा सकते हैं तो बहुत सारा किताब मार्केट में है, खरीद लीजिए, खूब पढ़ते रहिए, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है और उससे कुछ फायदा भी नहीं है। बस स्मार्ट स्टडी कीजिए और आसानी से जो है बायोलॉजी को क्रैक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो है उत्परिवर्तनवाद यानी कि म्यूटेशन थ्योरम। ये क्या है इसको थोड़ा सा समझिए। म्यूटेशन थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। जैव विकास की उत्परिवर्तन सिद्धांत जो है हॉलैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डीज ब्रिज ने दिया था। इन्होंने अपना प्रयोग सांद्र
प्रिमरोज अर्थात कि आइनोथेरा लेमार्कियान नामक पौधे पर किया था। ध्यान रखिएगा, आइनोथेरा लेमार्कियान पौधे पर इन्होंने क्या किया था, अपना प्रयोग किया था। और इसके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति एक बार में अस्पष्ट और अस्थायी आकस्मिक परिवर्तन के फलस्वरूप ही होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन का लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्तन कहलाता है। और जाति के विभिन्न सदस्यों में विभिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा समझ लीजिए, यहां पे क्या है, इनका सिद्धांत बस इतना सा रखिएगा कि ये जो है उत्परिवर्तनवाद म्यूटेशन थ्योरी जो है जैव विकास की उत्पत्ति के लिए हॉलैंड के पादप शास्त्री थे। पादप मतलब पौधा, ध्यान रखिएगा, जो पौधे पे परीक्षण करता, इनका नाम था ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। इन्होंने अपना प्रयोग जो है सांध्य प्रिमरोज, ध्यान रखिएगा, सांध्य प्रिमरोज अर्थात कहिए तो आइनोथेरा लेमार्कियाना नामक पौधे पर जो है इसका क्या किया था, प्रयोग किया गया था। यही पौधा था जिनमें इनका प्रयोग किया गया था उत्परिवर्तनवाद को। इस पौधे पर प्रयोग किया गया और इसके अनुसार से नई जाति जो होती है, नई स्पीसीज की उत्पत्ति एक बार में अस्पष्ट और अस्थायी अकस्मात्मिक उत्परिवर्तन के फलस्वरूप होता, मतलब एक बार में जो है अस्थायी होता है। और जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन लक्षण दिखाई भी देता, जो पहला सदस्य होता है जाति का, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन आपको दिखाई देगा ही, उत्परिवर्तित कहलाता है। जाति के विभिन्न सदस्य में भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। जितने सदस्य हैं जाति के, उसमें क्या है, सब में कहीं न कहीं आपको उत्परिवर्तन दिखाई देगा। म्यूटेशन थ्योरी कहीं न कहीं आपको दिखाई देगा ही देगा। अब आते हैं महत्वपूर्ण तत्व को थोड़ा सा समझने की। आर्कियोटोरिक्स ये क्या है, जुरेसिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी था जिसका जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरेसिक चट्टानों से मिले हैं। और यह सरीसृप अर्थात पक्षियों के बीच का संयोजक कड़ी था, जिसमें सरीसृप की भांति लंबी पूंछ, चोंच, दांत, अग्रपादों और उंगलियों के पंजे थे। इसके बावजूद यह पक्षी था, इसके लिए अग्रपाद उड़ने के लिए आंखों का रूपांतरित हो चुके थे। तो ध्यान रखिएगा, यह पक्षी था, जुरासिक युग का था, और ये क्या था, एक पक्षी था। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है युगलिना। युगलिना का था, ये पादप और जंतुओं के बीच का संयोजक कड़ी है। पादप और जंतु मतलब क्या, पौधे और जंतु के बीच का एक कड़ी है, कनेक्शन लिंक है माना जाता है। अब ये नेक्स्ट क्या है, नियोपाइलिना। ये क्या है, एनेलिडा और मोलस्का के बीच में संयोजक कड़ी है। ध्यान रखिएगा, एनेलिडा और मोलस्का दोनों के बीच में क्या है, एक कड़ी का काम करता है। और नेक्स्ट जो है प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया निम्न कोटि का स्तनियों का उपवर्ग है। इसके अंतर्गत एकिडीना, बत्तख, चोंची, प्लेप्टिक्स आदि जीव आते हैं। और ये सरीसृप और स्तनियों के बीच में संयोजक कड़ी है। सरीसृप मतलब समझ में आया, सांप, और स्तनी, इन दोनों के बीच में, स्तन मतलब समझ में आ रहा ना, वैसी मादाएं जो क्या है, बच्चे को दूध पिलाती है। तो स्तनियों के बीच में क्या है, संयोजक एक कड़ी है। नेक्स्ट आते हैं डायनासोर। डायनासोर विशालकाय सरीसृप है, बहुत बड़ा सरीसृप में आता डायनासोर, जो कि मध्यवर्गीय मेसोजोइक महाकल्प में थे। मध्यवर्गीय महाकल्प में 3 कल्पों में, जिसमें क्या, ट्राइसिक कल्प, जुरेसिक कल्प और क्रिटेसिक कल्प, तीनों में बांटा गया। ध्यान रखिएगा, ट्राइसिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस कल्प में ये 3 रूप में बांटा गया है। मेमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है, अब ये है ही नहीं है मेमथ, और यह हाथी का पूर्वज माना जाता। जो हाथी आया था इसका पूर्वज मेमथ ही था, ध्यान रखना है आपको है। क्रोमैग्नॉन मनुष्य की आधुनिक मानव होमोसेपियंस के अंतिम सीधा पूर्वज और आधुनिक मानव की एक उपजाति जो है होमोसेपियंस फोसिलिस माने जाते हैं, जो कि क्रोमैग्नॉन के शरीर का गठा हुआ है और लगभग 180 सेंटीमीटर, लगभग 6 फीट लंबा, तथा कपाल गुहा करीब करीब 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर था उनका मस्तिष्क। तो चलिए, यही इसका थ्योरी था। हमने थ्योरी को कोशिश किया हद तक आपको समझा देने का, बस एक मोटा मोटी नॉलेज था जिसको आप जितना ज्यादा बार पढ़िएगा आपके दिमाग में चला जाएगा, ये गारंटी है। सब कुछ रखना नहीं है, लेकिन हाँ, जहां से आयोग बार बार पूछ रहा है उस चीज को रखना बहुत अनिवार्य है। तो आइए चलते हैं प्रश्न पे। अब यहां से असली मजा आने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वर्तमान समय के अनुसार से पृथ्वी पर जीवों का उद्गम हुआ लगभग। अब आपके पास में ऑप्शन है, तो ये क्या होगा? तो करीब करीब जो है आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये देख लीजिए, यहां पे आप देखते रहिएगा, 40वां बीपीएससी प्रीलिम्स 1995 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर कोशीय रूप में जीवों का उद्गम जो हुआ है लगभग 2 करोड़ वर्ष, ध्यान रखिएगा, 2 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। और प्रारंभ में जीव साधारण एक कोशिकीय थे, फिर बाद में जो है बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ, जो कि यूकेरियोटिक कोशिका वाले होते थे। अभी मैंने बताया था आपको, यूकेरियोटिक कोशिका वाले होते थे, याद कीजिए, नीले हरी शैवाल जैसे थे, जो बताए थे लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व यूकेरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई थी। याद कीजिए, 1 मिनट आपको मैं दिखा देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत, यहां देखिए, सब चीज तो नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन हां थोड़ा सा मेहनत करके आपको दिखा दूं, जिससे आपको थोड़ा कंफर्म हो जाए। यहां देखिए, इस लाइन को पढ़िए, वर्तमान नीले हरे शैवाल जैसे थे लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व। देखिए, 2 अरब वर्ष पूर्व यूकेरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई थी। यही तो क्वेश्चन था जो आपको पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा 2 करोड़, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर हुआ? अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल, कवक, अमीबा या फिर युगलिना? इसका सही अभी जस्ट बताया हूं, नीलहरित शैवाल अभी जस्ट ऊपर दिखाया था, तो आपको बताया था 100 आदि जीवों में वर्तमान में जो है नीलहरित शैवाल थे, आपको बताया था जब थ्योरी पढ़ा रहा था। तो अब इसको देखिए, थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं इसको। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है वो नीलहरित शैवाल है। अब तो कम से कम याद रखिए, थ्योरी में नहीं समझ में आया, यहां तो क्लियर हो जाएगा ना। नीलहरित शैवाल जो है सबसे पुराना जीव है। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश में और जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया था, और इस प्रक्रिया में उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी थी, जो अन्य जीवों के विकास में जो है सहायक हुआ। ऑक्सीजन फैलना शुरू हुआ, जो कि अन्य जीवों के लिए जो है विकास के लिए कारगर हो गया नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल कहां पे है, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या जवाब दीजिएगा? याद कीजिए, जहां पे पानी बार बार गिरते रहता, गांव में देखिए या फिर शहरों में भी देखिए, कहीं भी देखिए, जहां पे क्या है, हर एक कलर का कहीं ना कहीं दागी आ जाता है, तो उसको एक तरीके से हर भाषा में अलग अलग बात बोलते हैं, लेकिन वही होता है नीलहरित शैवाल होता है, जो कि पानी में साइड में आपको हरे कलर का दिखेगा आपको। चलिए नेक्स्ट आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। डार्विन के द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित था? देखिए 1997 में एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। इसका सही आंसर होगा ओवर प्रोडक्शन, ये भी बताया गया था। नेक्स्ट जो था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, ये भी मैंने बताया था। नेक्स्ट जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये भी बताया था, यानी कि उपयुक्त में से सभी होगा। डार्विन का ए टू जेड बताया था। जीवन संघर्ष आपको बताया था, याद कीजिए। जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता बताया था, जिसको कहते हैं ओवर प्रोटेक्शन, ये भी आपको मैंने बताया था, याद कीजिए। तीसरा बताया था आपको विभिन्नताएं एवं वंशागति, जो कि वेरिएशन और देयर इनहेरिटेंस, ये भी बताया था। योग्यतम की अतिजीविता, ये भी अभी बताया था, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो कि प्रकृति का चयन करता है, ये तो बताए थे। तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बताइए कौन सा कंफ्यूजन, कौन सा बड़ा चीज था जो आपसे नहीं बनेगा? चलिए नेक्स्ट आते हैं। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? विकासवाद का सिद्धांत, तो इसका सही आंसर जो होगा डार्विन। ध्यान रखिएगा, विकासवाद का मतलब है डार्विन। देखिए विकास कौन करेगा, अब आपको याद करने के लिए मैं अब थोड़ा सा ट्रिक का यूज कर देता हूं यहां पे, ताकि मजा आ जाए पढ़ने में। विकासवाद, विकास किसका होगा? जो डरेगा नहीं उसी का तो विकास होगा, यानी डार्विन हो गया। अब आप कभी गलती से भूलिएगा ही नहीं, कोई भुला के तो दिखा दे, फट से जवाब दीजिएगा। कोई सोचेगा आपके जवाब तो दिमाग में रहेगा, खट से देखे निकल जाएगा। ऑप्शन कुछ भी रहे, मेरा सही है तो सही है। यानी कि विकास किसका होगा? जो डरेगा नहीं। डर मतलब डार्विन हो गया।
अब देखिए, चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन के द्वारा अपना विकास करती है। मतलब क्या, प्रकृति का अपना क्रमिक परिवर्तन के द्वारा ही अपना विकास करती है, और विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना था। हो गया क्लियर। नेक्स्ट जो है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जीव विकास को, इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। अभी मैंने ऊपर बताया हूं आपको, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा लेमार्क। ध्यान रखिएगा कि जीव विकास को सर्वप्रथम जो है लेमार्क ने बताया कि जीवों का विकास कैसे हो। क्लियर हो रहा ना? विकासवाद अलग था, ध्यान रखिएगा। विकासवाद किसका होगा, विकास किसका होगा, तो ध्यान रखना, अभी जस्ट बताऊं डार्विन का। लेकिन यहां पे क्या है, जीव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो इसका सही आंसर होगा लेमार्क। क्लियर हो रहा है ना? भूलिएगा नहीं ना। मतलब क्या है कि जीवों का विकास, मतलब क्या, जो विकास हुआ। अब देखिए यहां भी आपको एक ट्रिक बता देता हूं जो कि कभी नहीं भूलिएगा। यहां पहला तो समझ में आ गया ना, विकासवाद। विकासवाद का मतलब क्या है, आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, एक समाज से जुड़ा हुआ है, एक परिवार से जुड़ा हुआ, एक देश से जुड़ा हुआ, एक राज्य से जुड़ा हुआ विकासवाद। तो यहां पे जब विकासवाद की बात आएगी तो कहां होगा, डार्विन। डरने की जरूरत ही नहीं है, जो डरेगा नहीं वही समाज विकसित करेगा। लेकिन जब जीवों का विकास की चर्चा आएगी, सिर्फ एक पर्सनल, तो वहां पे क्या होगा, लेमार्क। मतलब क्या है, मार्क मिलेगा। मतलब अगर आपका विकास चाहिए तो आपको मार्क्स दिया जाएगा, उसी अनुसार से आपका रैंक मिलेगा। मार्क्स तो रैंक है, जब मार्क्स मिलेगा तभी तो रैंक मिलेगा। याद करने का बस ट्रिक यूज कीजिए। जीवों का विकास मतलब क्या है, मार्क्स मिलेगा तभी आपका विकास होगा। तो यहां सब जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाले हैं कि लेमार्क मतलब होगा जीवों का विकास। वो किसका था, सर्वप्रथम समझाया था तो लेमार्क ने समझाया था, क्योंकि जब मार्क्स होगा तभी जीवों का विकास होगा, रैंक के अनुसार से आगे बढ़ेगा। हो गया। और यह क्वेश्चन आपका 1999 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, समझा दूंगा आपको, थोड़ा सा समझा देता हूं हल्का सा। जीव विकास की परिकल्पना सर्वप्रथम तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टो डी लेमार्क ने प्रस्तुत किया था। स्टार्टिंग में बताया था 1809 में उनकी पुस्तक जो थी फिलोसफी जूलॉजिक जो है उसी में छपा था। और इस लेमार्क का सिद्धांत था उपार्जित लक्षणों में वंशागति का सिद्धांत को कहते थे। बस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। समझ में आ रहा है ना? जरूर कमेंट देते जाइएगा और हमें बताइएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़े और बेहतरीन तरीके से हम आपको समझा सकें। नेक्स्ट है, विकास की उत्परिवर्तन सिद्धांत के प्रतिपादित किया था किसने? ऑप्शन आपके पास में है, तो अभी जस्ट बताया हूं, ऑप्शन नंबर डी, ह्यूगो डी ब्रिज, जिसने विकास का किया है, विकास की उत्परिवर्तन। याद कीजिए, म्यूटेशन बताया था, म्यूटेशन थ्योरम याद कीजिए, म्यूटेशन थ्योरम, जैव विकास की उत्परिवर्तन सिद्धांत। हॉलैंड के जो पादप शास्त्री हैं यही तो हैं, ह्यूगो डी ब्रिज, जिसकी नई जाति की उत्पत्ति में अचानक एक बार में होने वाले स्पष्ट रूप से अस्थायी और बड़ी विभिन्नताओं के कारण जो उत्परिवर्तन होता है, और पहला सदस्य उसमें उत्परिवर्तन लक्षण दिखाई भी देता। कभी कभी आप ऐसा देखे होंगे लक्षण, जैसे क्या है, पता चला कि बच्चा जो हुआ, या कोई भी किसी भी क्षेत्र में देखिए कि पता चला ना तो फादर पे जा रहा ना तो मदर पे जा रहा, पता चला किसी और पे जा रहा, तो थोड़ा सा आपको विकास दिखेगा। हर में कहीं न कहीं एक परिवर्तन के बाद में फिर से वो शिथिल पड़ जाता है। और इसी को इन्होंने प्रयोग को सांड प्रिमरोज जो है उस पे किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। अब आपसे ही मैं पूछता हूं, चलिए अब हमें जो है सही सही आंसर आप बताइए, क्योंकि मैं इतना बार चिल्ला चुका हूं कि अब जो है आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए देखिए, ऑप्शन यहां पे है। अब देखिए ये ऑप्शन देख लीजिए, पहले तो आप देख लीजिए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, एक जीन एंजाइम की परिकल्पना। तो देखिए सबसे पहला देखते हैं, देखिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ये किसका दिया हुआ? उत्परिवर्तन का सिद्धांत अभी जस्ट बताया हूं, बताइए उत्परिवर्तन का सिद्धांत अभी तो बताया हूं, एओड्यूस डी ब्रिज, अभी तो जस्ट बताया हूं, तो इसका क्या हो जाएगा? एडीब्रिज। नेक्स्ट जो है विकास का सिद्धांत, अभी विकास का सिद्धांत आपको बताया हूं, बताइए विकास का सिद्धांत क्या होगा? अरे विकास का सिद्धांत अभी तो बताया हूं, जो डरेगा नहीं उसी का तो विकास होगा, डार्विन यानी कि डार्विन।
और तीसरा, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना, मतलब क्या है, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रिडल और टैटम। ये थोड़ा सा नहीं बताऊं, लेकिन इतना तो आपका आसानी से हो जाएगा। और नेक्स्ट है ऑपरॉन अवधारणा, ये जो है ऑप्शन नंबर इसका बचा हुआ क्या रहा, दो, तो जैकब और मोनोड। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। वही है उत्परिवर्तन का सिद्धांत, देखिए ये तो आपका सही हो ही गया। विकास का सिद्धांत डार्विन, ये भी सही हो जाएगा। बचा ये दोनों में। अब देखिए ये दोनों से क्या आप आसानी से नहीं कर लीजिएगा क्या, देखिए पहला उत्परिवर्तन का सिद्धांत डार्विन, यानी ए का 3 होना चाहिए। ए का 3 कहां कहां जी, देखिए ए और ये, यानी कि ये दोनों तो चला गया, ऑप्शन है ही नहीं, होगा, ये तो क्लियर हो गया। सॉरी, उत्परिवर्तन का सिद्धांत 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4, सॉरी। तो इसमें क्या चौथा नंबर, यानी कि ए और डी तो गया, बचा क्या, ये दोनों बचा। अब देखिए दूसरा क्या है, विकास का सिद्धांत, ये क्या होगा डार्विन, यानी कि बी का 3, यानी कि दोनों मैच कर रहा है। अब देखिए सी, एक जीन एंजाइम की परिकल्पना, बीडल और टेंटम, अभी बताएं तो सी हो गया। अब तो ऑप्शन आसानी से मैच हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, विकास का मुख्य कारक। विकास का मुख्य कारक क्या है, तो इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक वरण। विकास का जो मुख्य कारण होगा वो प्राकृतिक वरण ही होगा, बस ध्यान रखना इतना। और ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैव विकास का मुख्य कारक जो हो प्राकृतिक वरण है। जैव विकास का जो मुख्य कारण है वो प्रकृति का वरण है, यानी नेचुरल सिलेक्शन है। जब तक नेचर के साथ में नहीं होगा तब तक आपका विकास हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यही विभेदों और अनहासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। अगली पीढ़ी जो आने वाली जनरेशन होगी उसमें भी दिशा यही प्रदान करता है। और प्राकृतिक वरण के चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों में आबादियों में जीन रूपों तथा एलिनी जीनों दोनों की आवृत्तियों को महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। अभी जस्ट ही बताया था जिराफ वाला, एक नीचे होके खा रहा था और एक गर्दन को ऊपर होके खा रहा था, याद कीजिए। तो अंगों का उपयोग कीजिए, और ये कौन बताया था, लेमार्क बाद के अनुसार ही बताया था, याद कीजिए, अभी जस्ट बताया हूं, जिसमें अंगों का उपयोग कीजिए या फिर अनुप्रयोग का प्रभाव है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें बताया गया था सांपों के जो टांगों का क्या है लोप और जिराफ के गर्दन का वृद्धि। ये जो आईएएस प्रीलिम्स 2002 में पूछा गया था क्वेश्चन है। चलिए ये तो समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। भारत की विशाल वन बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। भारत की विशाल वन बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है, चीता, तेंदुआ, बाघ, सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीता को कहा जाता है कि हाल ही में विलुप्त हो गया है। प्रश्न विकल्पों में चीता ही वह अकेला पशु है जो भारत में विलुप्त घोषित किया गया, बाकी तेंदुआ है, बाघ है, सिंह है, चीता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, तो इसका सही आंसर होगा क्रो-मैग्नोन मानुष। अभी बताया हूं क्रो-मैग्नोन मानुष। क्रो-मैग्नोन मनुष्य में आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव में होमोसेपियंस जो हम लोग हैं, हम लोग किसके पूर्वज हैं, होमोसेपियंस के पूर्वज हैं, ध्यान है ना। या कहिए तो मनुष्य का जो है वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस होता है, ये तो पता है। अंतिम सीधा पूर्वज और आधुनिक मानव की एक उपजाति जो अंतिम, पहले हम लोग क्या थे, बंदर की तरह थे, उसके बाद धीरे झुके, फिर धीरे से उठे, फिर धीरे उठे, और आज अब सीधे तरीके से खड़े हैं। तो अंतिम जो सीधे थे तो उनका जो नाम था वो था होमोसेपियंस फोसिल्स, ध्यान रखिएगा, होमोसेपियंस फोसिल्स। और क्रो-मैग्नोन का शरीर जो है गठित था, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रो-मैग्नोन का शरीर जो था वो गठित था, लगभग 166 सेंटीमीटर 6 फुट लंबा, और इसकी कपाल गुहा जो थी वो 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। क्लियर हो रहा, कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आर्कियोपेक्टेरिक्स ये क्या है,
आर्कियोप्टेरिक्स है क्या? तो इसका सही आंसर होगा जुरेसिक युग के सर्व पुरातन पक्षी। स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था आर्कियोप्टेरिक्स ये क्या था? जुरासिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी था जिसका जीवाश्म लगभग हमने बताया था कि 1500 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक चट्टान से मिले हैं और यह सरीसृप और पक्षियों के बीच का संयोजन की कड़ी है। याद आ रहा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए इसमें भी वही चीज लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्कियोपेट्रिक्स जुरासिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी था, आर्कियोपेट्रिक्स, जिसके जीवाश्म लगभग 1500 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक चट्टान में मिली है और यह सरीसृप और पक्षियों के बीच का संयोजन जंतु था। इसमें सरीसृप की भांति लंबी पूंछ, चोंच, दांत, अग्रभाग पर उंगलियों के पंजे होते थे, आगे में उंगलियों के पंजे, और फिर भी यह पक्षी था क्योंकि इसके उग्रपाद उड़ने की पंख में रूपांतरित हो चुके थे और जंतु जैव विकास को सिद्ध करता है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच का योजक कड़ी है? अभी जस्ट बताया हूं। देखिए इसका सरीसृप और पक्षियों के बीच का जो है वो क्या है? एक कड़ी है। ध्यान रखिएगा, आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये क्या है? 1500 साल पुरानी जुरासिक चट्टानों के जीवाश्म इसके मिले हैं। यहीं से पता चला यह सरीसृप और पक्षियों के बीच का एक संयोजक कड़ी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये सही होगा। नेक्स्ट है मेमथ पूर्वज थे। अभी बताओ मेमथ पूर्वज थे तो किसके थे? हाथी के। जस्ट बताया हूं पहले, मेमथ जो थे वो हाथी के क्या थे? वर्तमान में अब विलुप्त हो चुके हाथी के क्या माने जाते हैं? पूर्वज माने जाते हैं। जैसे हमारे पूर्वज कौन है? तो होमो सेपियंस है, वैसे हाथी का जो है मेमथ है, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट आते हैं डायनासोर थे। डायनासोर थे, इसका सही आंसर होगा मेसिजोइक पक्षी थे। डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी मेसोजोइक महाकाव्य में थे और मध्य महाकाव्य के 3 कल्पों थे, जिसमें ट्रायसिक कल्प, जुरासिक कल्प, जो कि ट्रायसिक कल्प जो था 3.8 करोड़ वर्ष था, उसके बाद जुरासिक कल्प 5.7 करोड़ वर्ष, उसके बाद में था क्रिटेशियस कल्प जो कि 7 करोड़ वर्ष में था, बांटा गया है। और क्रिटेशियस में डायनासोर, ध्यान रखिएगा क्रिटेशियस में ही डायनासोर पुष्पीय पादप स्तनियों का विकास होता रहा, किंतु अंतिम चरण में उत्तर महाद्वीपीय से जुड़ने में गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने के कारण, पृथ्वी की उल्कापिंडों के गिरने के कारण डायनासोर सहित लगभग 76% जातियां जो है वो विलुप्त के कगार पे पहुंच गई। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं डायनासोर रहे। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मेसोजोइक युग। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछता है डायनासोर किस युग के रहे, तो ध्यान रखिएगा मेसोजोइक युग के डायनासोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन ये क्या कहता है? जीवों के विकास यानी कि इवोल्यूशन में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेलामेंडर, अजगर, कंगारू। दिए गए विकल्प में सेंडामेंडर का विकास काल सबसे पहले लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है, उसके बाद कंगारू उसके बाद आया है, लगभग 145 मिलियन वर्ष का पूर्व का है। तो इस हिसाब से सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्लास हम लोग का जो चलेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्ग की। ध्यान रखिएगा वर्ग की पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। जैव विकास अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसी के इर्द गिर्द घुसेगा, पूछेगा और इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन जाएगा। आपको अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, जितना ज्यादा बार हो सके रिकॉल करके सुनिए। और हाँ, हमें कमेंट देना गलती से भी ना भूलिएगा, क्योंकि हमें आपका कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार होता है। और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।